क्लास 10th मैथ में पढ़ा रहे हैं द्विघात समीकरण, जिसमें प्रश्नावली आपकी 4.3 में लास्ट नंबर सवाल आपका 11 है। ठीक है ना। क्या है देख लीजिए। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर। हम यहाँ पे मानेंगे माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर है। ठीक है ना। क्योंकि दो वर्ग हैं तो पहले वर्ग की भुजा x मीटर है तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ इसमें कहा गया यदि उनके परिमापों का अंतर, तो पहले वर्ग का परिमाप यहाँ पे लिख लीजिए। पहले वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप जैसे मान लो कि आपका ये वर्ग है। वर्ग की ये कंडीशन होती है कि उसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है ना। और परिमाप मीन्स होता है चारों भुजाओं का टोटल ही वर्ग का क्या कहलाता है, परिमाप। यानी चारों भुजाओं का की माप जोड़ दी जाए तो हमारा क्या कहलाता है, परिमाप। जैसे हमने क्या किया कि पहले वर्ग की भुजा क्या मानी, x। तो x मीटर ए भी है, x मीटर ए भी है, x मीटर ए भी है, x मीटर ए। तो पहले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का टोटल मीन्स x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल 4x मीटर, ये परिमाप हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो दूसरे वर्ग की भुजा आपने क्या मानी है, y। तो ये भी कितना हो जाएगा, 4y मीटर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया कि परिमापों का अंतर 24 मीटर है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे 4x माइनस 4y इक्वल 24, यानी दोनों परिमापों का अंतर 4x माइनस 4y इक्वल 24 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, इसमें 4 आपका कॉमन मिल जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस वाई इक्वल 24। 4 से काटोगे 24 को 6 बार जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल कितना आ जाएगा, 6। इक्वेशन आप मान लीजिए इसको फर्स्ट। आगे देख लीजिए इसमें कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 दिया गया है। तो हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, फिर दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दोनों का टोटल इक्वल 468 के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, भुजा पहले वर्ग की क्या मानी आपने, x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। इतने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होगा, इसमें भी तो कितने का हो जाएगा, दूसरी भुजा आपने क्या मानी है, y। ठीक है ना। तो y का स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों के क्षेत्रफलों का योग, यानी दोनों क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर है, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर, दोनों का टोटल मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल कितना दे दिया गया है, 468 बराबर है। ठीक है ना। अब यहाँ से देख लीजिए, वैल्यू सेट कर दीजिए, चाहे x की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, या y की वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि x बराबर 6
माइनस में y है तो इक्वल के उधर भेजेंगे तो प्लस में y हो जाए। तो x की जगह पे 6 + y वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे, ठीक है ना। तो x बराबर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x बराबर 6 + y रखने पर, x = 6 + y रखने पर इक्वेशन सेकेंड में रख दीजिए। यहाँ पे रख कर देख लीजिए, x बराबर 6 + y² है तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y का स्क्वायर कर दीजिए, 468 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पे स्क्वायर को, होल स्क्वायर को तोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 36 + y² प्लस 12y, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ, प्लस का y का स्क्वायर = 468 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, y² + y² 2 बार है इसलिए 2y² हो जाएगा, प्लस का 12y, इसको लाओगे माइनस का, क्योंकि इक्वल के उधर पॉजिटिव है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा आपका 468, अब प्लस का आपका 36 सही है, इक्वल में 0 कर दो। आगे यहाँ पे देख लीजिए क्या करेंगे, 2y² प्लस, आगे प्लस का 12y, आप यहाँ पे क्या करोगे, घटाओगे, चिन्ह आपका माइनस का रहेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो 8 में से 6 गए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 में से 3 गए, यहाँ पे कितनी वैल्यू, 8 में से 6 गए 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 में से 3 गए, यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा, ये कहीं पे कुछ गलत होगा, 468 से घटाएंगे कितना, 36 घटाएंगे, क्योंकि प्लस की वैल्यू है तो यही आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 8 इक्वल के इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और कितना, 8 में से 6 गए 2 हो जाएगा, और 6 में से 3 गए 3 हो जाएगा, और ये आपका 4 है तो 4 तो रहेगा ही, इक्वल में 0 हो जाएगा, ठीक, ये आपका आएगा, सही है। आगे देख लीजिए, 2 का भाग दे दीजिए, y² प्लस 2 का भाग दोगे 6y हो जाएगा, माइनस 2 का भाग दो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इक्वल में 0। ये आपका क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हैं, तो इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कर ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सरल तरीके से पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व हो जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पे y² प्लस 6y माइनस 260 इक्वल 0 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। तो y² प्लस 6y इक्वल के उधर फेंक दो, पॉजिटिव हो जाएगा, 216 इक्वल के उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो y का गुणांक होता है, y का गुणांक क्या है, 6 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9। यदि 9 दोनों पक्षों में जोड़ दें तो हमारा पूर्ण वर्ग भी बन जाएगा। y² प्लस 6y, यहाँ पर भी 9 जोड़ दें, और 216 में भी हम क्या करें, 9 जोड़ दें। यानी इधर भी हम 9 जोड़ रहे हैं और इधर भी 9 जोड़ रहे हैं, बात क्या है, दोनों बराबर है, मीन्स दोनों का क्या है, बराबर, ठीक है ना। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि y का जो गुणांक होता है उसमें 2 का भाग देते हैं, जो भागफल आता है उसका स्क्वायर यदि दोनों पक्षों में जोड़ दें तो हमारा पूर्ण वर्ग बन। अब देख लीजिए, ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा, किसका, इसको तोड़ोगे तो यही आपको प्राप्त होगा, y² प्लस 9 प्लस 2ab यानी 3 दूनी 6y। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो आपका ये प्राप्त होगा, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। इधर आप देख लीजिए, आप 9 जोड़ रहे हैं तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आगे देखेंगे कि y प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे, इक्वल में
अगर देखोगे तो ये 15 का होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है? 15 का होल स्क्वायर है। आगे हम इसको देख रहे हैं कि 15 का स्क्वायर हो गया ये। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर को हटा देंगे। दोनों तरफ से क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा सकते हैं। चाहे तो ये भी हम कर सकते हैं कि y+3 का होल स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ये भी हम कर देंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन गया है। फार्मूला ये बन गया है a² - b² को a - b कर देंगे, a+b कर देंगे। इस रूप में लिख सकते। इसी रूप में ये भी है कि y+3 का होल स्क्वायर माइनस का 15 का होल स्क्वायर। इसको a की वैल्यू आपकी ये पूरी हो जाएगी, y+3 माइनस b की वैल्यू आपकी 15 हो जाएगी। अगले में आप a की वैल्यू आपकी y+3 हो जाएगी, प्लस लगा है प्लस कर दीजिए, b की वैल्यू आपकी 15 हो जाएगी। इस प्रकार इसके फैक्टर हो जाएंगे तो y यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस में घटाओगे, 15 में से 3 गए, कितना हो जाएगा, 12। और दूसरे में कितना हो जाएगा, y+15 में +3 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए कि y की वैल्यू अगर देखेंगे तो y की वैल्यू प्लस में 18 इक्वल क्या है, 0। इक्वल में क्या हो जाएगा, 0। तो y इक्वल -18, ये आपका क्या होगा, अमान्य हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू आपकी अमान्य होगी, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी भुजा की माप ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए y की वैल्यू माइनस आपका अमान्य माना जाएगा। जबकि y -12 इक्वल 0, तो y इक्वल 12, ठीक है ना। तो y इक्वल 12 जो निकल के आया, तो आपने पहले वर्ग की भुजा क्या मानी, x मीटर, तो है, और दूसरे वर्ग की भुजा क्या मानी है, y मीटर। तो ये दूसरे वर्ग की भुजा आई है। दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है, 12 मीटर। तो दूसरे वर्ग की भुजा आपकी निकल के आ गई है 12 मीटर, ठीक है ना। अब जब दूसरे वर्ग की भुजा आपकी 12 मीटर निकल के आ गई, क्योंकि दूसरे वर्ग की भुजा आपने क्या माना था, y मीटर, और y की वैल्यू क्या निकल के आई है, 12 मीटर। तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 12 मीटर। इसके बाद आगे देख लीजिए, पहले वर्ग की यदि आप भुजा निकाल रहे हैं तो इस इक्वेशन में फर्स्ट में मान रख दीजिए, ठीक है ना। जैसे आपने माना था x = 6 + y, ये निकाला था, ठीक है ना। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 6 + y की वैल्यू 12 रख दी, ठीक है ना। इक्वल में कितना आ जाएगा, 18 मीटर। यानी पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर होगी। पहले वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 18 मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। ये हमको इसमें क्या करना था, प्राप्त करना था, निकालना था। तो ये आपके प्रश्नावली 4.3 समाप्त हो रही है। अब अगली प्रश्नावली आपकी शुरू हो रही है 4.4, जिसमें क्वेश्चन में कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो अब हमें क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति निकालना है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो सबसे पहले इसके जो फार्मूले हैं उनको आप समझ लीजिए, तभी ये प्रश्नावली के सवाल आप लोग लगा पाएंगे। नेचर ऑफ द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर b² - 4ac द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का व्युत्क्रम कहलाता है। b² - 4ac द्विघात समीकरण का क्या कहलाता है, व्युत्क्रम कहलाता है। इसे हम t से भी व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूलों की प्रकृति उसके व्युत्क्रम के मान पर निर्भर करती है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूलों की जो प्रकृति होगी वो उसके व्युत्क्रम d = b² - 4ac के मान पर निम्नवत निर्भर करती है।
अब इसके मान किस प्रकार प्राप्त होंगे ये देख लीजिए। जैसे d बराबर, ठीक है ना, d बराबर यदि b² माइनस 4ac का मान 0 आ रहा है, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 आ रहा है तो दोनों मूल हमारे वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे, ठीक है ना। यदि b² माइनस 4ac का मान कोई धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है जो ग्रेटर देन 0 मीन्स 0 से क्या है बड़ा, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू यदि कोई धनात्मक संख्या आ रही है तो भी हमारे दोनों मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे तथा भिन्न होंगे। तीसरी कंडीशन, यदि b² माइनस 4ac का मान धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है, ठीक है ना, धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग संख्या आ रहा है। यदि b² माइनस 4ac का मान धनात्मक तथा कोई पूर्ण वर्ग संख्या मीन्स जैसे 16 है, 36 है, इसको सॉल्व करो, या 49, यदि ऐसी कोई संख्या आ रही है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे देख रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है, उस कंडीशन पे मूल वास्तविक, परिमेय तथा भिन्न होंगे। मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक, परिमेय तथा भिन्न होंगे, ठीक है ना। अगली कंडीशन पे यदि b² माइनस 4ac का मान कोई ऋणात्मक मान आ रहा है, कैसा मान आ रहा है, ऋणात्मक मान आ रहा है, यानी लेस देन 0, b² माइनस 4ac का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, 0 से कम मीन्स ऋणात्मक मान ही हो सकता है। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से भी कम तो वो ऋणात्मक मान, तो इस कंडीशन पे दोनों मूल अधिकल्पिक हो गए अर्थात वास्तविक नहीं होंगे, अधिकल्पिक मान माने जाएंगे, वास्तविक नहीं होंगे, यानी मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो ये 4 फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूलों से आगे हमें मूलों की प्रकृति को पहचानना है। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 आ रहा है तो वास्तविक और समान होंगे, दोनों मूलों का अस्तित्व होगा। यदि b² माइनस 4ac का मान आपका देख रहे हो धनात्मक कोई संख्या आ रही है, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3 जो भी, यानी b² माइनस 4ac का मान कोई धनात्मक संख्या आ रही तो मूल वास्तविक, अपरिमेय तथा भिन्न माना जाएगा। यदि b² माइनस 4ac का मान कोई धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग संख्या आ रही, धनात्मक मीन्स 1, 2, 3 या पूर्ण वर्ग मीन्स होता है 36 है, 16 है, 25 है, ये संख्या आ रही है तो मूल वास्तविक तथा परिमेय तथा भिन्न होंगे। यदि b² माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ रहा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसी से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिए, एक आधे क्वेश्चन आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5। अब कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले हम व्यापक समीकरण से तुलना कराएंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना, इसको भी हम क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। तो a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू -3 आएगी, c की वैल्यू क्या आएगी 5। इसे व्यक्तिकर d इक्वल b² माइनस 4ac की में रख देंगे। जैसे b की वैल्यू आएगी -3 है तो -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 ही हो जाएगा -4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू आपकी 5 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 9 तो आपका रहेगा ही, माइनस में 4 दूनी 8, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 × 40। अब यदि 9 में से 9 माइनस 40 है और घटाओगे तो कितना आ जाएगा -31। ये मान आपका क्या है ऋणात्मक है। कैसा मान है ऋणात्मक है। जब ये मान इसका ऋणात्मक आ रहा है तो व्यक्तिकर d ऋणात्मक है तो समीकरण के मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि समीकरण
के मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि कोई संख्या यहाँ पे पॉजिटिव आ जाती, 31 आ जाता, पॉजिटिव ही आता, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे मूल हमारा क्या है? वास्तविक है। और फिर इसके नीचे हम क्या कर सकते थे कि मूल वास्तविक है, तो सॉल्व करके हम मूल भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ है। बस आज इतना ही रहेगा। शेष आपकी जो समस्याएं हुआ करे, जो क्वेश्चन आपको ना आ रहे हों इसी चैप्टर के पढ़ाने के बाद भी, तो आप उनकी फ़ोटो स्टेट खींच करके भेज दीजिए। हम उनको वीडियो के माध्यम से समझा करके फिर आप लोगों को भेजेंगे। तो जो समस्या हो उन समस्याओं को आप व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।